जय हिंद। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ हाई कोर्ट आरओ के लिए संविधान से संबंधित अनुच्छेद 19 से 30 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक प्रश्न के लिए हम यहाँ समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। और सबसे पहले जिद्दी प्रश्न के लिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 में कौन सा आंसर सही होने वाला है। इसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद जो 19 है, इसमें बताइए कि क्या क्या आएगा। अनुच्छेद 19 में क्या क्या आने वाला आता है। झंडा फहराने की जो हमें आज़ादी दी गई वह किस समिति के द्वारा दी गई। आर्टिकल 19 को और क्या कहते हैं, आर्टिकल 19 को जो है बैकबोन भी कहा जाता है। बैकबोन यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन कहा जाए तो वह हम किसे कहेंगे, तो उसे 19 को कहेंगे, यानी आर्टिकल 19 को। तो 19 में देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है बोलने की स्वतंत्रता, यानी हमें बोलने की आज़ादी है। और बोलने की ही आज़ादी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है, क्योंकि अगर हमें अपनी बात किसी व्यक्ति के सामने अगर रखने की आज़ादी नहीं होगी तो हम और हमारा देश एक गूंगा बन के रह जाएगा। जब वो अपने देश में नहीं बोल सकता तो किसी अन्य देश या किसी विदेश में जाकर अपने देश के लिए वह कतई नहीं बोल पाएगा। इसलिए हमें बोलने की आज़ादी पहले नंबर पर रखी गई है। 19 के आर्टिकल क में इसे रखा गया है। दूसरी बात, अगर हम बोलना सीख गए और हम किसी के प्रति असंतोष जता रहे हैं तो वह व्यक्ति हो सकता है कि एक व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित ना हो। इसलिए हम सभा करते हैं, कई लोगों को जुटा करके, इकट्ठा करके जब हम सभा करते हैं तो किसी जो अनुचित करने वाला व्यक्ति है शायद उस पर कुछ अधिक प्रभाव पड़े, इसलिए हमें ख में सभा करने की आज़ादी दी गई है। आप कहीं भी कभी भी और किसी भी सभा में उपस्थित होने के लिए अधिकार रखते हैं। 19 के सी में संगठन बनाने का अधिकार भी है, क्योंकि अगर आप सभा बना लिए तो आपको हो सकता है कि किसी संगठन में एक संविधान या एक कानून के अंतर्गत आने की ज़रूरत है और यह मान्य होगा संगठन, तो हम इसे संगठन बनाने का अधिकार रखते हैं 19 सी के तहत। फिर संगठन बना लिए तो हमें अब किसी अन्य स्थान पर जा करके विचरण करने का भी अधिकार है। अगर हमारे पास संगठन है तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पे कोई घटना होती है तो वहाँ पे जाने का अधिकार दिया जाता है 19 डी के अंतर्गत विचरण करने के लिए। अगर आप विचरण कर लिए, कहीं पे गए, मान लो किसी को अच्छा लगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वह रुक भी सकता है, वहाँ पे बसने का अधिकार मिलता है। मान लीजिए आप गए जम्मू कश्मीर घूमने फिरने, आपको अच्छा लग गया, बिल्कुल, तो आप वहाँ पे बसने का, आप वहाँ को आपके रहने का, आपके घर बनाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे अधिकार दिया जाता है। इसके बाद ये जो ई है बसने का अधिकार, इसके बाद यफ आता है, लेकिन यफ जो कि छठा है संपत्ति का अधिकार है, उसे 19 के अनुच्छेद से निकाल करके 300 क में ले जा करके रखा गया है। अब वह मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, अब वह एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार रह के रह जाता है। तो यफ यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद जी व्यापार करने का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार इसलिए दिया गया, मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में अपने यहाँ से छोड़ करके जम्मू कश्मीर मान लीजिए अपने बसने के लिए आपने व्यवस्था कर ली, वहाँ पे सारी चीज़ खरीद भी ली, लेकिन अगर आपको संपत्ति का अधिकार ही नहीं है तो आप कोई भी खरीदे हैं सामान या कोई भी वस्तु खरीदे हैं, रोजगार करने के लिए घर मकान बनाए हैं, तो आपकी संपत्ति अगर अधिकार नहीं है तो वो उसमें आपको समस्या आने वाले दिनों में हो सकती है या आपको संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। इसलिए संपत्ति का अधिकार यहाँ पे उस समय के लिए ज़रूरी था, लेकिन बाद में
इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा। इसके बाद व्यापार करने का अधिकार। अब आप बच चुके हैं, आपके पास सब कुछ अधिकार है, तो आप अपनी जीविका चलाने के लिए व्यापार करने का भी अधिकार रखते हैं। अगला, झंडा फहराने का अधिकार, जो कि जिंदल समिति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है 19A के तहत। 19A में या क में ही हमें झंडा फहराने का भी अधिकार दिया जाता है। ऐसे ही आर्टिकल 19 को हमने बताया कि जो बैकबोन है, आर्टिकल 19 यह एक रीढ़ की हड्डी है। अगर 19 अधिकार हमारे संविधान में से हटा दिया जाता है तो हमारे देश जो है ना लचक के बूढ़ा बन के चलेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस तरह से आप अगर इस प्रश्न में क्या आंसर हो सकता है इसे आप अब बता सकते हैं, तो यह आंसर है बी, अनुच्छेद 19। आगे की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराने का जो अधिकार है हर नागरिक को दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत है? तो 14 के, 19(1)(a) में, संविधान के अनुच्छेद 21 में, 25 में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हमने आपसे अभी साझा किया जानकारी को। यह 19(1) के ए में झंडा फहराने का अधिकार है हमें अपने भवन के ऊपर। इसके पहले हमें अधिकार नहीं था झंडा फहराने का, और कोई व्यक्ति अपने घर पर झंडा नहीं फहरा सकता था जिंदल समिति के पहले। अगले प्रश्न के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, आपको यह स्वतंत्रता दी गई है, आज़ादी दी गई है। तो इसमें से कौन नहीं आएगा? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। मान लो कोई अफसर है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऑफिस के सामने आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बी, शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं। सी है एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, यह हो सकता है। और डी में है इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बना करके तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन अगर की बात करें तो ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि घेराव जो है अफसर कोई है, उसके कर्तव्य, उसको काम मतलब सही काम करवाने के लिए उसके घर के सामने या उसके ऑफिस के सामने कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई अफसर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप 32 से, अनुच्छेद 32 से रिट कर सकते हैं, जो कि आता है परमादेश में, जिसे मैंडेमस कहते हैं। उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से उसे परमादेश जारी किया जाएगा, रिट जारी किया जाएगा, तब वह अफसर काम करेगा। नहीं तो अगर उसके यहाँ या उसके ऑफिस के सामने जो प्रदर्शन किया जा रहा है वह बिल्कुल इसमें नहीं आता है, क्योंकि इससे उससे दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है वह यहाँ पे चलती है। अगले प्रश्न के लिए, निम्न में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यानी आर्टिकल 19 पर प्रतिबंध हम नहीं लगा सकते। तो देखिए कौन कौन है। भारत की संप्रभुता, जहाँ पे संप्रभुता की बात होगी वहाँ पे हम स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लोक व्यवस्था जहाँ पे हो, और न्यायपालिका का अपमान, तो यहाँ पे होगा तो स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अवांछनीय आलोचना है, अगर किसी व्यक्ति पर हम ऐसे ही आलोचना कर देते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसने ये कमी है, यह सही काम नहीं कर पाता है, तो इस तरह से हम आलोचना कर रहे हैं, तो इसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार हमें नहीं दिया गया है, अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? किसमें? तो विधि के सम्यक प्रक्रिया, सम्यक मतलब सही काम करने की कुछ प्रक्रिया बताई गई है कि हम राज्य से करवा सकते हैं, संविधान में जो कि उल्लिखित है और हमारे मौलिक अधिकार से भी संबंधित है। तो यह आर्टिकल 19 आता है।
यह आर्टिकल 19 आता है। अब देखिए अनुच्छेद 20 की बात करें। हमने अनुच्छेद 19 तो पूरे अच्छे से समझा, और अनुच्छेद 20 में क्या है कि इसमें दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, इसमें दोष सिद्धि के लिए जो विरुद्ध संरक्षण है उसके लिए आपको अधिकार दिया गया कि अपना दोष आप सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें पहला 20 में जो पहला आर्टिकल है 1, इसमें जुर्म के समय जो कानून था उसी के लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी। ऐसा नहीं कि जुर्म के समय सज़ा 5 साल थी और फिर बाद में उसमें संशोधन करके सज़ा जो है 10 साल कर दी जाती है, तो आपकी यह सज़ा नहीं है कि जो बाद वाली सज़ा है उसके अंतर्गत आपको कानून के द्वारा दंड देने का बिल्कुल प्रावधान नहीं होगा। फिर दूसरे में सेकेंड में यहाँ पे एक जुर्म हेतु एक ही सज़ा मिलेगी। तो एक अगर जुर्म करते हैं, एक गलती करते हैं, तो केवल एक बार जो सज़ा होगी वही मिलेगी, 2 बार आपको सज़ा नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे अधिकार दिया जाता है। ठीक है, यह आपको यहाँ पे अधिकार है। तीसरा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाह, आपको अपने विरुद्ध गवाह नहीं बन सकते। ठीक है, आप खुद के प्रति गवाह नहीं हैं, आप अपनी गवाही को मतलब कि वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई थाने में कोई थानेदार या पुलिस वाला आपसे सज़ा के लिए कहता कि नहीं, आप मान लो कि आपने किया है और आपसे पुष्टि करवा लेता है, आपसे लिखित हस्ताक्षर भी करवा लेता है, तो फिर भी जब आप कोर्ट के में जाएंगे जज के सामने, तो वहाँ से आप मुकर सकते हैं। आप वहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें दबाव में या हमें मारा जा रहा था या धमकाया जा रहा था, इसलिए हमने वहाँ पर साइन किया, बल्कि इसलिए हम जो है वहाँ पे हमने साइन कर दिया। लेकिन आप वहाँ पे अपनी गवाही से मुकर सकते हैं। आप वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सज़ा स्वयं के विरुद्ध गवाह से आपको मुक्ति यहाँ पे मिलती है और इसके लिए आपको अधिकार भी है। अगले प्रश्न के लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें देखिए आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों आता है। देखिए आर्टिकल 19 में क्या है, विचरण का अधिकार है। आर्टिकल 19 में ये जो है विचरण का अधिकार है, और 21 में विदेश जाने का अधिकार है। आप मान लीजिए विदेश जाने का अधिकार मिल गया, लेकिन अगर आपको अपने देश में ही विचरण का अधिकार नहीं है 19 से, तो आप क्या डायरेक्ट तो अपने घर पर से छत पर से उठ के जाओगे नहीं, तो आपको अपने देश में पहले तो विचरण करना पड़ेगा। एक स्थान से दूसरे जगह जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से विदेश जाने का आपको रास्ता मिलेगा। तो इसलिए 21 को और 19 को दोनों को एक साथ पढ़ के हम यहाँ इसे सही आंसर कर पाएंगे। अगले प्रश्न के लिए, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे रखी है? तो आवास का अधिकार, यानी आपको घर का अधिकार है, घर को घर मिलना चाहिए। दूसरा है विदेश यात्रा के लिए अधिकार, विदेश जाने का अधिकार है आपको। और तीसरा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे तीनों में से 1 2 या 2 3, 1 3 या 1 2 3, तीनों यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए विदेश यात्रा का अधिकार तो बिल्कुल आपको 19A में दिया गया है। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी 21 में ही है, यह भी 21 में है, 21 में यह भी है। और आवास का अधिकार भी 21 में ही है। तो मतलब कि ये सभी अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या संविधान के द्वारा हमें प्रदान किया गया। इसलिए जो आर्टिकल 21 है उसके तहत 1 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। फिर अनुच्छेद 19(1) डी और 19(1) 21 क या 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्राप्त होगा, हमने बताया कि विदेश जाने का अधिकार इससे प्राप्त होता है। अगले प्रश्न के लिए देखिए यहाँ पे कि
21 के अंतर्गत क्या क्या अधिकार हमें मिलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है अच्छे पर्यावरण का अधिकार, यानी अगर आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है तो आपका जो जीने का अधिकार है वह यहाँ पे बाधित होता है, इसलिए अच्छे पर्यावरण यानी शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है। शीघ्र विचरण का अधिकार, आपको कहीं भी जाने का तुरंत अधिकार है। विधिक सहायता, आपको विधि पाने का अधिकार है, यानी वकील अपने मनपसंद का करने का यहाँ पे अधिकार दिया गया है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, आपको एकांत में कारावास ले सकते हैं आप कहीं भी। फांसी में पैर में डंडा बेड़ी डालने का विरुद्ध अधिकार, आपके पैर में बेड़ी डालने का अधिकार नहीं है सरकार को या किसी को भी नहीं है, क्योंकि इससे आपके जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वह हनन होता है। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, जो फांसी में अगर विलंब हो रहा है, न्यायाधीश ने अभी मना किया कि नहीं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस वाले सोच रहे हैं कि नहीं आज ही करा दें, आज ही करा दें, तो यहाँ पे आपको इसके लिए पूरा अधिकार है, आप यहाँ पे पुलिस वालों के विरुद्ध जा सकते हैं। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, आप अपनी रक्षा के लिए किसी की हत्या तक भी कर देते हैं तो भी यहाँ पे अब इस अधिकार यानी इसके अधिकार आपको यहाँ पे मान्य है, यानी आप अपनी रक्षा के लिए किसी के साथ कुछ भी करेंगे तो यह अभिरक्षा में आता है। पीने के लिए शुद्ध जल का अधिकार, मोदी यानी इस समय प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुद्ध पानी के लिए टैंक्स या घर घर नल की जो व्यवस्था कराई जा रही है वह इसी के अंतर्गत आएगा, यानी यह आपका मूल अधिकार है। अच्छी सड़कों का अधिकार, आपको अच्छी सड़क मिलनी चाहिए। प्रतिष्ठा, आपके सम्मान का अधिकार है, आपको सम्मान अगर कोई नहीं दे रहा है, सरकार नहीं दे रही है, आपने अगर कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो आपको यह मूल अधिकार है, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सक की सहायता है, मतलब कि कोई चिकित्सक व्यक्ति है वह किसी को चिकित्सीय सहायता देने के लिए उसके पास अधिकार है, वह मूल अधिकार उसका है। और कार्यस्थल पर अगर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अगर हो रहा है तो उसके लिए उसे इसके विरुद्ध अधिकार यहाँ पे प्रदान है, वह सीधे इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद 19 क में पूरा देख लेते हैं कि 21 में क्या क्या व्यवस्थाएं शामिल हैं, यह भी यहाँ पे है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया, 21 में क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की जो है सम्यक प्रक्रिया, विधि की यह सम्यक प्रक्रिया है। इसमें जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा दी गई है, इसमें जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा दी गई है। अब यह कब दी गई, तो 1970 में आरसी कपूर के मामले में, ठीक है, जब आया था 1970 में, तो उसमें 21 में 19 को भी प्लस कर दिया गया, यानी 19 को जोड़ दिया गया, जिससे विदेश जाने का यहाँ पे अधिकार हमें यहाँ पे एक साथ मिल जाता है। जो फुटपाथ हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए भी 21 के तहत ही जीवन जीने का अधिकार है, यानी अपने व्यापार या अपनी जीविका चलाने के लिए उसे यह अधिकार मिल जाता है। ठीक है, 39 क में समान वेतन का जो अधिकार है वह तो डीपीएसपी में है, यानी नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, लेकिन इसे भी 21 क में शामिल कर लिया गया है, ताकि हर व्यक्ति को समान अगर वेतन समान कार्य है तो समान वेतन मिलना चाहिए, और यह हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। तो इसे 14 और 16 में, यानी 19 का जो घ है या 39 का घ में 14 और 16 को एक साथ मिला के पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे उसे भी मूल अधिकार में शामिल करने का एक प्रावधान बन जाता है। इसी के साथ साथ 358 क्या है, 358 में क्या है अनुच्छेद, और 359 में
क्या आता है 358 और 359 में। देखिए 358 में है कि आपातकाल के दौरान 19 अनुच्छेद 19 से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, 19 को पूरा निलंबित किया जा सकता है 358 में। और 359 में अनुच्छेद 20 और 21 जो क्या है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार और जीवन जीने का अधिकार को छोड़ करके जितने भी अनुच्छेद हैं उनको निलंबित करने का प्रावधान जो है 359 से बनता है। अब पहली बात है कि इसी 21 में ही शिक्षा का अधिकार भी है, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जो कि अप्रैल 2010 से लागू है। और यह कौन सा संशोधन है, तो यह जो है 85वां संशोधन और 2009 में इसे लागू किया गया था। 2010 में इसे लागू कर दिया गया कि 14 साल से जितने भी कम वर्ष के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार है, उन्हें हम पढ़ने का अधिकार है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है स्कूल की व्यवस्था कराएगी और स्कूल में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई एग्ज़ाम लेकर के एडमिशन लिया जाएगा या कोई यहाँ पे कंडीशन रखा जाएगा। सबके लिए बराबर रहेगा स्कूल में दाखिला के लिए। फिर अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। देखिए अनुच्छेद, यहाँ पे अगला प्रश्न समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का भी अधिकार दिया गया है। तो अधिकार जितने भी आपको अपने लिए अधिकार है, जरूरी अधिकार है, तो वो आपको सब 21 से मिलेगा। जीवन जीने का अधिकार है, भाई आप दूसरे के मन से शादी कर लेते हैं लेकिन इसमें आपकी जो जीवन जीने का जो व्यवस्था है उसमें बाधित आएगा, समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए यह भी आपके जीवन जीने के अधिकार में है, आपका जरूरी अधिकार है, इसलिए 21 में से डाला गया है। यानी विवाह करने का भी अधिकार भी 21 में ही आएगा। अब देखिए अगला है कि 21 के दायरे में नहीं आएगा कौन सा, तो एक चिकित्सक की चिकित्सीय सहायता, ये हमने पढ़ाई। और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न के लिए अधिकार है। पानी की गुणवत्ता का दूषित करना, यह भी अधिकार है। मृत्युदंड, बिल्कुल मृत्युदंड यहाँ पे नहीं है। यह आपको 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार कतई नहीं देता है। किसी भी स्थिति में आपको मरने का अधिकार नहीं है। आप अपने आत्महत्या भी करते हैं तो आपको वहाँ पे जुर्माने का प्रावधान है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप बच जाते हैं तो इसलिए मृत्युदंड का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न के लिए, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो इस प्रश्न का हमने अभी जिक्र किया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। 2009 में बिल लाया गया था और यहाँ पे 85वां संशोधन किया गया और इस संशोधन से आपको शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। अगला प्रश्न है कि मानव देह का व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बेगारी निषेध, ठीक है, यह अधिकार आपको मिला है। तो ये देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उस पर बात की जा रही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह आपको किसमें है, तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, इन दोनों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दी गई है। तो अस्पृश्यता वाला 17 में है, यह इसमें आएगा नहीं। अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार, यह 30 में है, तो यह भी नहीं आएगा। अब कारखाने के विरुद्ध खदानों में बच्चों के नियोजन के लिए निषेध का अधिकार है, तो यह आपके 24 में है, तो यह 23 में हो गया और यह 23 में और 24 में हो गया। तो कौन कौन इसमें आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में, 23 और 24, तो यहाँ पे 23 और 24 दे रखा है, तो 1 और 4 ऑप्शन सी सही आंसर को ले जाते हैं। अगले प्रश्न के लिए, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार किसके लिए, तो बच्चों के लिए शोषण, तो बच्चों हैं तो इसमें 24, देखिए 4 में आ गया, 14 अच्छा से हो गया, या 24 अच्छा से बच्चा, तो बच्चों के लिए 24 में अधिकार
दिया गया है, उनके शोषण के विरुद्ध अधिकारों का शोषण किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 की जिक्र हमने नहीं किया, इसके लिए थोड़ा सा बताइए इसमें क्या क्या आएगा। तो इसे कहते हैं गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। यह गिरफ्तारी अगर आपकी हो जाती है और आपको थाने में लेकर जाया जाता है और आपको वहाँ पे बैठा दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है थाने के, तो आप वहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आपके लिए बहुत सारे अधिकार हैं। तो अगर आप जानेंगे तो वहाँ भी आप शेर की तरह दहाड़ेंगे, क्योंकि आपने शेरनी का दूध पिया है, शिक्षा का जो रूपी है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है, यानी इसके पहले में क्या है कि आपको कारण जानने का अधिकार है कि हमें किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे अगर कोई कहता है कि डांटता है या मारता है, चुप रहने के लिए कहता है, तो आपका ये अधिकार है, उससे लड़ सकते हैं, उससे अपना अधिकार प्राप्त करके उससे पूछेंगे अपने अधिकार के लिए कि किस कारण से आप हमें लाए हैं, इसका नोटिस हमें दिखाइए। उसके बाद अगर कारण बताता है तो और आपको लगता है कि नहीं ये अनुचित है, ये तो हमने कभी किया नहीं, तो आपको इसी एक अनुच्छेद में अपने पसंद का वकील कर सकते हैं। आप अपने पसंद का वकील करेंगे और वकील से इसकी जानकारी लेंगे और इसके बारे में जो कानून है उसके तोड़ निकालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा में न्याय पाने का अधिकार आपको दे दिया गया। आपके पास वकील हो गए तो आप सीधे अब जाएंगे अपने कोर्ट में और अपनी बात वहाँ पे रखने के लिए आप आज़ाद हैं। फिर तीसरे वाले में 2 हो गया। अब तीसरे में यहाँ पे है कि आपको गवाही का, आपको खुद गवाह का जो है आपका मतलब अधिकार है, आप खुद अपनी गवाही यहाँ पे देने के लिए अधिकारित है। आप अपनी गवाही दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो मतलब गवाही के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे 4 में दिया गया है कि किसी भी स्थिति में आपको 3 महीने से अधिक गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए UAPA यूफा होता है, इसमें अगर अनलॉफुल एक्टिविटी अगर कोई करता है या करने वाला है तो उसके पहले ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है या उसे रोकने के लिए यह करना जरूरी भी है। तो अगर ऐसी स्थिति भी है तो 3 महीने तक, अधिक से अधिक 3 महीने तक आपको इस वाले एक्ट में जो टाडा नाडा सब आया था उसमें गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, लेकिन 3 महीने से अधिक नहीं रखा जा सकता। तो यह है गिरफ्तारी के विरुद्ध आपके लिए अधिकार अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अब देखिए अब आता है 22 के बाद 23, और 23 में यहाँ पे हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे बताइए 23 में अनुच्छेद में क्या आएगा। तो 23 अनुच्छेद में है कि बेगारी और बलात् श्रम पर रोक है, यानी आप इसके विरुद्ध आप अधिकार रखते हैं। अगर आपसे कोई बेगारी कराता है, और मतलब बेगारी मतलब कि आपने किसी का काम किया, आपको पैसा नहीं दिया वो, तो यह बेगारी होती है, बिना पैसे का आपने काम किया। बलात् श्रम यानी आपके साथ ज़बरदस्ती कोई काम करवाता है, तो इसके लिए आप 23 के विरुद्ध जा करके आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और इसमें जो पहला है 23 के लिए है कि मानव तस्करी भिक्षावृत्ति। क में है कि मानव तस्करी नहीं किया जा सकता। अगर आप देखते हैं अगर किसी व्यक्ति का तस्करी या बेचा या खरीद फरोख्त किया जा रहा है किसी व्यक्ति का, तो वहाँ 23 का समझ लीजिए कि उल्लंघन किया जा रहा है। अगला भिक्षावृत्ति, आपसे या किसी से भिक्षा का जो काम है या भीख मंगवाने का काम है वह नहीं करवाया जा सकता किसी से। अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 23 में जो 1 है या क है उससे उल्लंघन होता है। अब ख या अगर 2 में देखें 23 में, तो सार्वजनिक सेवा में भेदभाव, सार्वजनिक सेवा में भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे सार्वजनिक सेवा में भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। अगर सार्वजनिक कोई सेवा है तो आपको जितना अन्य लोगों को मिलेगा आपको भी उतना ही अधिकार इसमें मिलने वाला है। फिर अनुच्छेद देखिए प्रश्न में है अनुच्छेद 24
जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या है, कौन सा प्रकार का है? तो पूर्ण निषेध है, युक्ति युक्त निषेध है, आंशिक निषेध है, नैतिक निषेध है। देखिए, पूर्ण निषेध मतलब कि पूरा पूरा, मतलब कि इसमें रोक दिया गया है कि जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित जितने भी कारखाने हैं उसमें बालकों को निषेध करता है। तो बिल्कुल जोखिमपूर्ण जहाँ भी है तो वहाँ पे बालकों को जाना नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर जोखिमपूर्ण नहीं है या अपने घर में कोई दुकान ही है तो उसमें बच्चे अपना हाथ बटा सकते हैं माता पिता के साथ में। या राष्ट्रीय सेवा की बात आती है तो वहाँ पर भी इन बच्चों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जा सकता है अगर ऐसा जगह हुआ तो। और 24 में मेन है कि कारखानों में जो बच्चे हैं उन पर रोक लगाना है, जोखिमपूर्ण कार्यों पर रोक लगाने के लिए यह 24 अनुच्छेद बनाया गया है। अगले अनुच्छेद की तरफ कि कारखानों में बालकों के नियोजन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो यह 24 अनुच्छेद है। यह हमने अभी इसका जिक्र किया। अगले प्रश्न की तरफ, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो इसे हमने पढ़ा था। किस में पढ़ा? तो यह जो है 20(3) में है। यह कहाँ पे है? तो यह जो है यह 22 में है। तो अपने विरुद्ध जो गवाह है वो गिरफ्तारी के विरुद्ध अगर आता है तो वहाँ पे इसे अधिकार मिलता है कि वह अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। देखिए, यह 21 में भी आ जाएगा। अपने विरुद्ध का अधिकार जो है 21 में भी, इसमें भी शामिल हो सकता है या होगा भी। अगले प्रश्न के लिए, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने महीने तक रख सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनमें बिना मुकदमा किसी भी चीज़ का 3 महीने तक रख सकता है किसी भी कस्टडी में। लेकिन उससे अधिक रखने के लिए आपको न्यायालय तक जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ आप जा करके अपनी इच्छा या अपनी व्यवस्था, अपने विरुद्ध जो काम हुआ है, आप वहाँ पे सफाई दे सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल नहीं माना जाएगा, या मामला बन जाता है तो वहाँ पे पैरोल दिया जाएगा। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम हैं। पैरोल पर छोड़ने के लिए बिल्कुल अपने अपने नियम हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर पर्याप्त आधार प्रस्तुत कर देता है तो उसे पैरोल दिया ही जाएगा, क्योंकि देखा जाता है कि अगर वह व्यक्ति जो है वह कितना अधिक खुखार है या बाहर जाकर के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा गलत न कर दे या किसी की हत्या वगैरह न कर दे, तो इसलिए जब तक उसे पहले जांच पड़ताल नहीं किया जाएगा तब तक उसे बाहर जाने के लिए बेल नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 सही होगा। अगले प्रश्न के लिए, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रबंध है? तो देखिए, इसमें है कि लोक व्यवस्था का अधिकार, सदाचार और स्वास्थ्य पर जो व्यवस्था है इस पर हमें अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया है। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के लिए अगर धार्मिक कोई काम है तो वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26 और 29 में क्या क्या है? तो हमने बताया कि इसमें बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो 23 बिल्कुल सम्मिलित है, क्योंकि इसमें मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम या दुर्व्यापार मतलब बताया ना हमने कि भिक्षावृत्ति नहीं कराई जा सकती आपसे, या ये सब नहीं होगा, या आपसे बेगारी नहीं कराई जा सकती, जो कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है। 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन के लिए प्रतिशत है बिल्कुल। धार्मिक कार्यों का स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में यह है। और 29 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन और प्रशासन करने के
अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। तो यह 29 नहीं बल्कि 30 में दिया गया है। ये जो अधिकार है यह 30 में अधिकार है, इसलिए यह डी अनुच्छेद जो है यहाँ पे गलत है ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 23, 29, 32 और यह 31 है। तो इसमें देखिए कि जो अनुच्छेद यहाँ पे 25 है यह हमें अधिकार देता है, कई सारे यहाँ से अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। देखिए 25 में अधिकार जो है लोक व्यवस्था, जो 25 का है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी जाती है 25 क के तहत। 25 क में ही एक और स्वतंत्रता है कृपाण रखने की स्वतंत्रता। तो कृपाण रखने की स्वतंत्रता किस में आएगी, तो वह 25 में आएगी। 26 में हमने अभी देखा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित 26 है। 27 किसके है लिए है, तो किसी राज्य जो है किसी भी धर्म पर या किसी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, किसी भी धार्मिक संस्थान पर किसी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगा जा सकता, और धर्म प्रचार करने के लिए अलग से टैक्स राज्य या सरकार नहीं लेगी। तो यह 27 में है कि सरकार जो है टैक्स लगाएगी, सब पर लगाएगी, किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक धर्म पर संस्थान पर नहीं लगाएगी। और ऐसे ही 28 वाला है कि इसमें राज्य जितने भी पोषित संस्थान हैं, जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, प्राइमरी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वह कोई भी शिक्षा से संबंधित संस्थान हो। तो इसमें देखिए 23 में क्या है कि बलाश्रम वाला 23 है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा 29 में है, तो बिल्कुल है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में, और शिक्षा संस्थानों का जो है यह हमने बताया कि 30 में है। तो यहाँ पे यह डी वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं में स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार के लिए संरक्षण प्रदान करता है? तो हमने बताया कि अनुच्छेद 30 में। देखिए 28 तक हो गया। और 19 का जो अनुच्छेद है इसमें हमने बात किया कि किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे संविधान में मूल अधिकार जोड़ा गया 29। इसमें जो क है या ए है अधिकार है कि किसी वर्ग का विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अगर कोई अल्पसंख्यक है उसे अल्पसंख्यक के दर्जे में डाला गया है, तो अपने भाषा के हिसाब से या लिपि के हिसाब से वह उसे संरक्षण करने का अधिकार रखता है, अपने भाषा को, संस्कृति को। क्योंकि देखिए जो अंडमान में बहुत ऐसे जनजातियां हैं, सोम्पेन जनजाति हैं, सेंट्रलियन जनजाति हैं, जारवा जनजाति हैं। देखिए अभी सोम्पेन बता दें कि 260 के आसपास वहाँ पे जनसंख्या है सोम्पेन जो बोलने वाले हैं। तो उनको अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपनी संस्कृति को बचा कर रखें, वो अपनी भाषा को बचा कर रखें, क्योंकि यह हमारा देश का धरोहर है। कि देखिए इतने सारे राज्य हैं और हर राज्य की अलग अलग सब कुछ व्यवस्थाएं अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, विचार अलग है, फिर भी हम लोग एकजुट हो करके अपने देश के लिए, विकास के लिए सभी लोग बराबर अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो अधिकार है बिल्कुल जो है इन्हें मिला है। अब देखिए बी वाले में, यानी इसमें बी में दिया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं होगा। मान लीजिए अगर व्यक्ति किसी स्कूल में पढ़ने जाता है जो कि अल्पसंख्यक से है, तो उसे जनजाति के आधार पर, भाषा के आधार पर कि नहीं यह भाषा वाला है, या उसके जाति के आधार पर ऐसा नहीं है कि उसे किसी भी स्कूल में प्रवेश देने से रोका जाएगा। नहीं, किसी भी स्कूल में जाएगा उसे कोई नहीं रोकेगा, किसी भी जगह पे पढ़ने का उसे अधिकार दिया जाता है। अब इसी तरह 30 में देखिए 30 में कौन सा अनुच्छेद है, तो 30 में अनुच्छेद है कि हमें भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों, ठीक है, भाषा पर आधारित जो है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान बनाने का अधिकार है। कि कोई भी जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा के लिए, उसे संरक्षण रखने के लिए, उसे
किताबों में पढ़ने के लिए अधिकार दिया जाता है शिक्षा संस्थान बनाने के लिए। और बी में है, इसमें एक में तो है कि शिक्षा संस्थान बनाएगा, और इसमें दो में है कि राज्य उसके शिक्षा संस्थान बनाने में या संस्थानों में सहायता भी प्रदान करेगी। देखिए, अल्पसंख्यक है तो प्रदान करेगी, जबकि धार्मिक आधार वाली चीज़ है तो उस पर उसे नहीं दी जाएगी व्यवस्था या जो भी सरकारी सहायता मिल रहा है। आप बताने हैं कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या क्या अनुच्छेद मतलब इसमें बात की गई है। अगले प्रश्न की ओर, यही प्रश्न है जो हमने पहले देखा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान संचालित करने का अधिकार देता है? तो यह हमने किस में पढ़ा? तो यह अनुच्छेद 30 में है। 29 में है कि अल्पसंख्यक को अपना अपना अधिकार दिया गया है अपने हितों की रक्षा के लिए, ठीक है। वो अपने भाषा के आधार पर संस्कृति को बचाने का अधिकार प्राप्त करते हैं, और धर्म नस्ल के आधार पर उसे किसी भी स्कूल में जाने से रोका नहीं जाएगा। ये दो चीज़ दिया गया है। 19 का में जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और 26 में किसी भी धर्म के जो प्रबंधन है उसको करने की स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान कर दी गई है। अगले प्रश्न में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। इसमें 30 में यह बताया नहीं गया है कि कौन अल्पसंख्यक है। कारण क्या है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को ही मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दी गई है, लेकिन यहाँ पे 30 में अल्पसंख्यक का कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आर सही है, लेकिन यहाँ का जो ए है यहाँ पे गलत है। इसलिए ऑप्शन डी के लिए यह प्रश्न का उत्तर जाता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको देता है? तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई, धार्मिक और भाषाई, बिल्कुल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यहाँ पे हमारा भारतीय संविधान मान्यता देता है। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो कौन लागू करेगा? तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों को सांसद को यह सारी व्यवस्था दी गई है इसे लागू करने की। कोई भी संशोधन करेगी तो सांसद ही करेगी। अब किस एक को नागरिक और मौलिक अधिकारों की रक्षक भारत के संविधान का अभिभावक कहा गया है? तो अभिभावक कौन है? तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यहाँ पे इसका अभिभावक है। इसको देखता रहता है, इसके ऊपर नज़र बनाए रखता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो वहाँ पे वह अपनी प्रतिक्रिया देता है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। बलवंत राय मेहता 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, यह बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, नहीं, भारत जो संरक्षक है, अभिभावक है, वह सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न हैं हमने 19 से 30 के बीच में जो कि इम्पोर्टेंट आपने देखा। फिर भी अगर कोई नहीं समझ में आया हो क्वेश्चन या छूट गया हो तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो हमने अभी बताया 32 और 226 में क्या प्रावधान है। देखिए, रिट निकालने के लिए अधिकार दिया गया है। 32 से जो रिट है वह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रिट जाता है, और यह हाई कोर्ट जाने के लिए यह है। मतलब कि आप डायरेक्ट 32 को लगा करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकार के लिए, और 226 के तहत आप डायरेक्ट रिट लगा करके हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के अंतर्गत। इस तरह से आज की क्लास पूरी होती है। जय हिंद।